अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 6 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका टॉपिक है आपके पास बायनोमियल नोमेनक्लेचर एंड द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, हम दो टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट आपका जो टॉपिक है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर बेटा एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नेम इंट्रोड्यूस करवाए हैं। ठीक है, साइंटिफिक नेम इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद क्या था, किसने करवाए, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, ये सारी की सारी चीजें हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या, इसका मतलब क्या है, किसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी थी। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर में। अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर से सबसे पहले है बायनोमियल। बाय का मतलब सबको पता है कि टू होता है। ठीक है, बाय मतलब टू, नोमियल होता है नेम, यानी हमें यहीं से पता चल जाता है कि टू नेम है बायनोमियल का मतलब। ठीक है, बायनोमियल में आपके पास सजेस्ट किया जाता है साइंटिफिक नेम ऑफ अ स्पीशी, यानी किसी भी स्पीशी का साइंटिफिक नेम। स्पीशी से तो आप काफी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, पहले मैं आपको डेफिनेशन बता चुकी हूँ। स्पीशी आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमंग देम एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ठीक है, यानी एक पूरा ऑर्गेनिज्म, उसका साइंटिफिक नेम जो है वो कितनी चीजों पे जो है वो मुश्तमिल होता है, वो दो चीजों पे होता है। एक तो उसका फर्स्ट नेम जो है दैट इज द जीनस नेम एंड द सेकंड वन इज द स्पीशी नेम। ठीक है, बायनोमियल का मतलब है टू नेम। ठीक है, उसमें हम एक स्पीशी को दो नाम देते हैं, एक उसका स्पीशी नेम होता है और दूसरा उसका क्या होता है, जीनस नेम होता है। अब इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, Who introduced the binomial nomenclature? ठीक है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी, स्वीडिश बायोलॉजिस्ट था जिसका नाम था कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस अगर आपको याद हो तो हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसका काम था, उसमें लिखा हुआ कि उसने जो है वो ऑर्गेनिजम्स को तीन जो है वो फाइव रैंक्स दिए थे। ठीक है, 5 रैंक्स दिए थे और इसके अलावा 3 टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई थी, मिनरल्स, वेजिटेबल्स। ठीक है, और वो एनिमल्स जो हमने पीछे पढ़ा है इसका काम। ठीक है, उसने एक और काम भी किया है, उसने एक और काम क्या किया है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस करवाया है। कब करवाया, ये उसका लिखा हुआ इरा 1707 to 1778, ये इसका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है, ये भी आपने साथ याद करनी है। उसके बाद इसको लिखने के रूल्स क्या हैं, यानी इन साइंटिफिक नेम को हम लिखेंगे कैसे। रूल्स यहाँ पे 3 रूल्स हैं हमारे पास इनको लिखने के। फर्स्ट रूल जो है, अगर तो आप प्रिंटेड फॉर्म में यानी अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं और अगर कोई साइंटिफिक नेम आ जाता है तो आप उसको क्या करेंगे, इटैलिक्स में लिखेंगे। इटैलिक्स में ये मैंने लिखने की कोशिश की है, टेढ़ा नहीं लिखते, जैसे ऐसे साइन बना होता है कंप्यूटर में आई का, ठीक है, टेढ़ा, तो उसको बोलते हैं इटैलिक्स। यानी हम इटैलिक्स में लिखेंगे होमो सैपियन। ठीक है, ये इटैलिक्स में अगर नहीं लग रहा तो मैंने लिख दिया है। ये आप वैसे अगर कंप्यूटराइज होगा तो बिल्कुल जो है टेढ़ी करके राइटिंग नहीं आती है इटैलिक्स में, वो वाली राइटिंग होती है अगर कंप्यूटराइज हो तो इटैलिक्स में। लेकिन अगर आप हैंड राइट लिख रहे हैं, जैसे ये प्रॉपर इटैलिक्स नहीं है, मैंने कोशिश की है, तो अगर आप हैंड रिटन लिखेंगे तो जाहिर सी बात है आपसे प्रॉपर इटैलिक्स तो लिखी नहीं जाएगी। तो अगर हैंड रिटन है तो आप हमेशा क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, यानी फर्स्ट लेटर को अलग से अंडरलाइन करेंगे, जीनस नेम को, और सेकंड स्पीशी नेम को अलग से अंडरलाइन करेंगे। ये तो आ गया आपका फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या है कि आपने अगर तो कंप्यूटर में लिख रहे हैं, कंप्यूटराइज लिख रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, तो आप हमेशा साइंटिफिक नेम किस में लिखेंगे, इटैलिक्स में। और अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हैं, यानी आपका कोई टेस्ट है या कॉपी में लिख रहे हैं, तो पेपर में लिख रहे हैं, तो अगर कोई साइंटिफिक नेम आ जाता है तो आप उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, आप दोनों को अलग-अलग क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अब सेकंड रूल क्या आता है, सेकंड रूल ये है कि फर्स्ट जेनरिक नेम ऑलवेज बिगन विद द कैपिटल लेटर, यानी आपका जो फर्स्ट जेनरिक नेम होगा, जो पहला आपका नाम होगा, वह आप हमेशा शुरू करेंगे कैपिटल लेटर से, जैसे कि ये होमो का H कैपिटल है। ठीक है, और जो सेकंड नेम होगा उसका स्पीशी नेम, उसमें आप हमेशा जो उसका फर्स्ट लेटर है वो हमेशा क्या करेंगे, नेवर बीन कैपिटलाइज, कभी बी कैपिटल नहीं करेंगे, हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। ठीक है, जैसे ये आपका स्पीशी नेम एस जो है वो मैंने स्मॉल लिखा है। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड रूल।
थर्ड रूल क्या है? थर्ड रूल बेटा आपको ये बताता है, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई एक टेस्ट है या आप लिख रहे हैं कोई इंफॉर्मेशन और उसमें एक साइंटिफिक नेम बार बार आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे है ना एक्सक्रीरिया कोलाई, ई कोलाई ये बैक्टीरिया का नाम है, एक्सक्रीरिया कोलाई, ठीक है, और बार बार आ रहा है एक्सक्रीरिया कोलाई। एक्सक्रीरिया का स्पेल बेटा बहुत लॉन्ग है, कोलाई के अलग स्पेल है। आप लिखें, आप फर्स्ट में आ रहा है एक्सक्रीरिया कोलाई, 2-3 लाइनों के बाद फिर से एक्सक्रीरिया कोलाई, यानी उसका नाम जो है वो आपको बार बार लिखना है। अगर तो पहली बार जब आप लिखेंगे तब तो आप एक्सक्रीरिया कोलाई पूरा का पूरा लिखेंगे, ठीक है, लेकिन अगर बार बार लिखना है आपने सेम वही नेम, तो आप क्या करेंगे, जीनस का फर्स्ट लेटर जो है वो सिर्फ लिखेंगे, यानी एक्सक्रीरिया का ई और कोलाई, ठीक है। ये हर तरफ यही रूल इंप्लीमेंट होगा, जरूरी नहीं है ये एक्सक्रीरिया कोलाई है। अगर होमोसेपियन आप कोई लिख रहे हैं तो उसमें बार बार होमोसेपियन होमोसेपियन होमोसेपियन, जैसे कि आपका फर्स्ट, जैसे आपका नाम होता है ना, पहली बार उस्मान आ गया किसी का नाम है, या निदा आ गया या किसी का भी नाम है, तो पहली बार निदा लिख दिया या उस्मान लिख दिया, तो अगली बार जब आप लिखते हैं ना तो या तो आपको शी कहते हैं या ही कहते हैं, बार बार नाम तो नहीं ना लिखते उसका जिसको आप मुखातिब कर रहे हैं। तो सेम इसी तरीके से इसमें भी आप बार बार नहीं लिखेंगे, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल होमोसेपियन है तो आप होमोसेपियन होमोसेपियन बार बार नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे, होमो का एच लिख देंगे और साथ सेपियन लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ एक्सक्रीरिया का ई लिख दिया है, डॉट लगा के आगे कोलाई डाल दिया, ठीक है। तो ये आपके लिए आसान हो जाता है, लिखने का तरीका है, ठीक है। रूल्स हमने कितने पढ़े हैं? 3 रूल्स। पहला रूल क्या था? प्रिंटेड है, प्रिंटेड फॉर्म में इटैलिक्स, हैंड रिटन है तो दोनों को अंडरलाइन करना है। सेकंड रूल क्या था? फर्स्ट जीनस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल, स्पीशी का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल। उसके बाद थर्ड रूल क्या था? अगर एक ही साइंटिफिक नेम बार बार आ रहा है किसी पैराग्राफ में तो आप पहली बार तो उसका पूरा नाम लिखेंगे और अगली जितनी भी बार लिखेंगे तो आप जीनस का फर्स्ट लेटर सिर्फ लिखेंगे और स्पीशी पूरी लिखेंगे, दरमियान में डॉट लगाएंगे, ठीक है। ये आपके 3 रूल्स हैं। उसके बाद है इसके सिग्निफिकेंसेस। सिग्निफिकेंसेस क्या हैं? सिग्निफिकेंसेस आपके फायदे, ठीक है, या नुकसान जो भी हैं वो इसमें आ जाते हैं। अब इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर का फायदा क्या हुआ इंसान को, ठीक है। जो पहला जमाना था जब साइंटिफिक नेम्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे तब हमें बहुत मुश्किल होती थी। किन बेसिस पे मुश्किल होती थी? जैसे एक ही चीज के बहुत सारे नाम होते थे, ठीक है। हर कोई इंसान अपने रीजन के लिहाज से नाम रख देता था, अपने इलाके के नाम पे नाम रख देता था चीज का, या ठीक है, तो हर इलाके में एक ही चीज का अलग अलग नाम होता था, ठीक है। तो जब एक इलाके से दूसरे इलाके में कोई इंसान जाता था तो एक स्पेसिफिक चीज का नाम बोले तो वो, जैसे कि यहाँ पे है एग्जाम्पल है एक रेमन, ठीक है, रेमन और क्रो, ठीक है, दोनों ब्लैक होते हैं कलर में। तो एक इलाके में ब्लैक बर्ड रेमन को बोला जाता था और दूसरे इलाके में रेमन को जो है ब्लैक बर्ड बोला जाता था और दूसरे इलाके में क्रो को ब्लैक बर्ड बोला जाता था। यानी रेमन का भी ब्लैक बर्ड नाम था और क्रो का भी नाम ब्लैक बर्ड था। अब जब ऐसे हो जाती है कंफ्यूजन क्रिएट, ठीक है, मैं अब ब्लैक बर्ड बोल रही हूँ तो सामने वाला, मुझे नहीं पता किस इलाके से है, किसी को समझ आ रही है कि मैं रेवन की बात कर रही हूँ, किसी को समझ आ रही है मैं क्रो की बात कर रही हूँ, और सिर्फ मुझे पता है कि मैं ब्लैक बर्ड किसे बोल रही हूँ। तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी नाम लेने में, क्योंकि हर इलाके में एक परिंदे को या एक जानवर को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। इसी तरह हमारे यहाँ भी एक एग्जाम्पल है जो मैंने लिखी हुई है कि पाकिस्तान में अनियन यानी प्याज को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। एक तो नाम है उसका प्याज, ठीक है, प्याज पुकारा जाता है। इसके अलावा इसको पंजाबी में गंडा बोला जाता है। ये सिंध वाली साइड पे, बलोचिस्तान वाली साइड पे इसके अलग नाम है, बैसल बोला जाता है, वैसल बोला जाता है। अब बैसल और वैसल, शायद आपने प्याज और गंडा तो सुना हो, लेकिन बैसल और वैसल तो कभी भी नहीं सुना होगा, ठीक है, या अगर सुना हो तो चंद एक लोगों ने सुना होगा। तो अब बैसल और वैसल, प्याज, गंडा एक ही चीज के नाम है। किसके नाम है? अनियन के, ठीक है। अब हम किसी बाहर के इलाके में जाते हैं तो वहां जाके हम प्याज बोली जाएं, शायद वो बैसल बोलते हो, उनको पता ही नहीं चलना हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और शायद हम बैसल बोल रहे हो और वहां पे प्याज बोलते हो, तो हम कंफ्यूज रहेंगे कि आया कि हम नाम किस चीज का ले रहे हैं, ठीक है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने जो है हर ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नाम दिया जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है
जो है समझा जाता है, जिसको पहचाना जाता है, जिसको बोलने से साथ ही पता चल जाता है कि अच्छा ये साइंटिफिक नेम फला चीज का है, ठीक है। तो प्याज का साइंटिफिक नेम क्या है, अनियन का साइंटिफिक नेम क्या है, एलम सीपा, ठीक है, क्या है, एलम सीपा। देखें फर्स्ट लेटर कैपिटल है, मैंने अंडरलाइन किया है, सेकंड जो उसका स्पीशी नेम है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल है और मैंने उसको भी अंडरलाइन किया है। तो ये साइंटिफिक नेम किसका है, अनियन का, एलम सीपा, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी फिशेज हैं जैसे स्टार फिश है, सिल्वर फिश है, क्राई फिश है, ये सारे के सारे कॉमन नेम हैं। ये उनकी पर्सनैलिटी के बेस पे उनके नाम रखे हुए हैं। जैसे कि स्टार फिश है, वो स्टार की तरह नजर आती है तो उसका नाम स्टार फिश रख दिया। सिल्वर फिश सिल्वर कलर की होती है इसलिए उसका नाम सिल्वर रख दिया। और क्राई फिश जो है वो उसकी जो है वो स्वेटी ग्लैंड्स होते हैं इसीलिए उसका नाम क्राई फिश रख दिया कि ये रोती बहुत है, ठीक है। तो उससे सब यानी उनकी करैक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उनके नाम रख दिए, लेकिन साइंस में उनकी कोई जगह नहीं है उन नामों की। उनके अलग से जो है वो साइंटिफिक नेम है और वो ही जो है वो साइंस में माने भी जाते हैं। तो ये सारे के सारे कंफ्यूजन दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने जो है वो बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था, साइंटिफिक नेम, ताकि हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाए। ये नीचे जो है वो आपके साइड बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि साइंटिफिक नेम करैक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे ही नहीं रखा जाता, साइंटिफिक नेम उस साइंटिस्ट के नाम पे भी रखा जा सकता है जिसने उसको इंट्रोड्यूस करवाया है या जिसने उस पर रिसर्च की है, ठीक है। तो ये आपकी एग्जांपल्स लिखी आपकी बुक में साइड बॉक्स में लिखा होगा, आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है। आपको एमसीक्यू आ सकते हैं, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और इसके अलावा उस जगह के नाम पे भी रखा जा सकता है जहां से वो स्पीशी मिलती है या जहां से वो ऑर्गेनिज्म आपको मिलता है, उस जगह के नाम पे भी रखा जा सकता है, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम जो है वो किस किस बेसिस पे रखे जा सकते हैं, साइंटिस्ट के नेम पे जिसने उसको इंट्रोड्यूस करवाया या जिसने उस पर रिसर्च की, या उस इलाके की बेस पे भी उसका साइंटिफिक नेम रखा जा सकता है जहां वो सबसे ज्यादा पाया जाता है या यहाँ से वो सबसे पहले जो है वो मिला था साइंटिस्ट को, ठीक है। तो इन दो बेसिस पे भी आप साइंटिफिक नेम रख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका साइंटिफिक नेम कैसे रखते हैं वो बता दिया मैंने आपको। अब यहाँ पे आपको नीचे बॉक्स होगा आपका बायनोमियल नोमेनक्लेचर में, सिग्निफिकेंस के नीचे छोटा सा बॉक्स है, उसके अंदर आपको कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम मिल जाएंगे। ये भी आपने याद करने हैं। आपको एमसीक्यू आ सकता है कि स्टारफिश का साइंटिफिक नेम क्या है, हाउस क्रो का साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है। तो ये आपने याद करने हैं, ठीक है। तो स्टारफिश का साइंटिफिक नेम क्या है, एस्ट्रियस रुबन्स, ठीक है, एस्ट्रियस रुबन्स। तो एस्ट्रियस रुबन्स है। और हाउस क्रो का क्या है, कॉर्वस स्प्लेंडस, ठीक है। ये दोनों साइन है। उसके बाद आपका आता है सेकंड टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्व करना, बचाना। बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचा सकते हैं या बायोडाइवर्सिटी को कौन ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, जिनसे बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले कौन है इस दुनिया में, ह्यूमन, इंसान। हम खुद जो हैं अपनी इस बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। क्यों नुकसान पहुंचाते हैं, हम जो हैं वो फसलें लगाने के लिए अपने जंगल जो हैं वो फॉरेस्ट जो हैं वो काट देते हैं। हम घर बनाने के लिए, बाहर के ममालिक में अक्सर जो घर हैं वो वुड के बनाए जाते हैं, तो वो लकड़ी लेने के लिए फॉरेस्ट काट देते हैं, ठीक है। हम प्लांट्स लगाने के लिए बड़े बड़े फॉरेस्ट काट देते हैं, ठीक है। हम इसके अलावा कोई फैक्ट्री लगानी हो, इंडस्ट्रियल एरिया बनाना हो तो वो भी, उसके लिए भी हम दरख्त काट देते हैं। इसके अलावा सड़कें बनानी हो हम दरख्त काट देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम हंटिंग करते हैं, हमें जो दांत चाहिए एलिफेंट के, उसके लिए हम एलिफेंट की हंटिंग करते हैं, ठीक है। हमें उनकी बाहें की वूल चाहिए, ऊन चाहिए, ठीक है। हमें उनका वो रबर जो है उनकी स्किन चाहिए, उसके लिए हम हंटिंग करते हैं, ठीक है। तो हम अपने फायदे के लिए अपनी ही बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला कौन है इस बायोडाइवर्सिटी को, वो है हम खुद, ह्यूमंस, इंसान खुद जो है वो अपनी ही बायोडाइवर्सिटी को तबाह कर रहे हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ड्यू टू द ह्यूमन एक्शंस। बायोलॉजिस्ट वार्न दैट द ग्लोबल इकोसिस्टम कुड कोलैप्स, यानी बिखर सकता है, ठीक है। कोलैप्स का मतलब है पिचक जाना, कोलैप्स हो जाना यानी बिगड़ जाना किसी चीज का। तो बायोडाइवर्सिटी कंटिन्यू टू रिड्यूस,
यानी इसकी वजह से आपकी बायोडाइवर्सिटी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है, ठीक है। किसकी वजह से? हमारी वजह से। हम इसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं? कंजर्व भी तो हमने खुद ही करना है ना, यानी हम इन सारी चीजों पे बैन लगाएं, ओवर कटिंग ऑफ ट्रीज पे बैन लगाएं, ओवर हंटिंग पे बैन लगाएं, तो ये हमारा खुद का काम है। अच्छा जी, अब इसमें आपकी बहुत दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, साइड बॉक्स में लिखी होंगी, एक्सटिंक्ट स्पीशीज और इंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है। एक्सटिंक्ट का क्या मतलब है? खत्म हो जाना, ठीक है। इंडेंजर जो नुकसान में हो, ठीक है। दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए। एक्सटिंक्ट खत्म हो जाना, इंडेंजर जो नुकसान में हो। एक्सटिंक्ट क्या है? इन एन इकोसिस्टम इफ देयर इज नो डाउट, यानी आपको कोई शक ही ना हो, ठीक है। थोड़ा सा भी शक है तो वो आप इसको एक्सटिंक्ट नहीं कंसीडर करेंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी शक ना हो, इफ देयर इज नो डाउट दैट लास्ट इंडिविजुअल ऑफ स्पीशी इज डाइड, के आखिरी इंडिविजुअल यानी आखिरी बंदा भी उस स्पीशी का खत्म हो चुका है, ठीक है। यानी कोई भी नहीं बचा है, अगर आपको डाउट ना हो इन दैट इकोसिस्टम, उस इकोसिस्टम में, फिर आप उसको क्या कंसीडर करेंगे? एक्सटिंक्ट कंसीडर करेंगे। और दुनिया में अगर देखें तो हमें पता है कि डायनासोर्स मौजूद थे और वो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। हमें कोई डाउट नहीं है कि इस दुनिया में कोई एक भी डायनासोर मौजूद हो, हमें पता है कि कोई भी डायनासोर मौजूद नहीं है। तो डायनासोर आप इसकी एग्जांपल में लिख सकते हैं कि इस दुनिया में पहले डायनासोर मौजूद थे, अब क्या हो गए हैं? एक्सटिंक्ट हो गए हैं, यानी इस दुनिया से खत्म हो गए हैं। उसके बाद है इंडेंजर स्पीशी, यानी वो स्पीशी जो कि आने वाले दौर में हमें खतरा है कि खत्म हो जाएंगी, ठीक है। खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन हमें खतरा है कि हमारी अपनी गफलत की वजह से, हमारी ओवर हंटिंग की वजह से जो है वो आने वाले दौर में ये स्पीशीज इस दुनिया में नहीं रहेंगी। वो होती हैं इंडेंजर्ड स्पीशी। इन एन इकोसिस्टम व्हेन अ स्पीशी इज एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी खत्म होने की कगार पे खड़ी हो, यानी हमें कोई शक ना हो कि वो खत्म हो जाएगी आने वाले दौर में। इन नियर फ्यूचर, आने वाले दौर में, ठीक है। अगर हमें शक हो कि आने वाले दौर में वो स्पीशी खत्म हो जाएगी तो हम उसको क्या बोलेंगे? इंडेंजर स्पीशी। इंडेंजर स्पीशी पाकिस्तान में कौन कौन सी हैं? लाइन है, ठीक है, टाइगर है, इंडियन वन हॉर्न्ड रहिनोसेरोस, ठीक है, ये जानवरों के नाम हैं। ये सारी की सारी क्या हैं? इंडेंजर स्पीशी हैं। हमें लगता है कि आने वाले दौर में ये जो स्पीशीज हैं वो खत्म हो जाएंगी, ठीक है। अब इनमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, बायनोमियल नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है? बायनोमियल का क्या मतलब है? फर्स्ट नेम कौन सा होता है, सेकंड नेम कौन सा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इंट्रोड्यूस किसने करवाया है बायनोमियल नोमेनक्लेचर को? स्वीडिश बायोलॉजिस्ट कैरोलस लिनियस। उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसकी डेट ऑफ डेथ, इसके 3 रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार बोर्ड में आ चुके हैं। ये 3 के 3 रूल आपको पता होने चाहिए। उसके बाद सिग्निफिकेंसेस हैं, इसमें आपको जितने भी साइंटिफिक नेम है, कॉमन नेम है, सारे आपको पता होने चाहिए। कॉमन नेम क्या क्या है प्याज का? प्याज है, गंडा है, बैसल है, वेसल है, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एलम सीपा है, ठीक है। और किन किन बेसिस पे साइंटिस्ट ने नाम रखे हैं? आपके उसके नाम, साइंटिफिक नेम किन किन बेसिस पे रखे हैं? साइंटिफिक बेसिस किन किन बेसिस पे रखे हैं आपके? एक तो साइंटिस्ट के नाम पे और उस जगह के नाम पे जहां से वो ऑर्गेनिज्म मिला था। उसके बाद आपके पास ये 2 साइंटिफिक नेम है और 2 कॉमन नेम है। दोनों के कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम आपको पता होने चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले बायोडाइवर्सिटी को कौन है? हम खुद, ह्यूमंस, ठीक है। उसके बाद एक्सटिंक्ट स्पीशी और इंडेंजर्ड स्पीशी की डेफिनेशंस, आपको डिफरेंस भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन एक्सटिंक्ट स्पीशी और इंडेंजर्ड स्पीशी विद एग्जांपल आपने ये लिखना होगा, ठीक है। ये आपका चैप्टर वाइंड अप हो गया है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।